हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फर्स्ट ऑनलाइन में। दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन स्वामी और चलिए आज का हमारा क्लास जो स्टार्ट होने वाला है वह है अनुपात और समानुपात का तीसरा क्लास। यदि इससे पहले के दोस्तों आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वहाँ से देख लीजिएगा। और यदि आप अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या अनुपात के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि अनुपात क्या होता है तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ विनती है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, क्योंकि देखना आपका काम है, मेरा काम पढ़ाना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सबसे अच्छा लगे या आप नए व्यूअर हों तो वीडियो के अंत में सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं रेशो और प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अनुपात में फर्स्ट आयु संबंधी प्रश्न कैसे हल करते हैं, सेकंड अनुपात क्या होता है या समानुपात क्या होता है, और थर्ड विविध प्रश्न जो रह गए हैं, और सबसे मोस्ट है चौथा टॉपिक जो क्या है गत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का हल। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जो एग्जाम हुए हैं उसमें कौन से प्रश्न आए हैं अनुपात के वगैरह, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि दोस्तों चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले लो आप, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, या बैंक का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें कम से कम 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं रेशो चैप्टर से। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का वो है आयु संबंधी प्रश्न। दोस्तों आयु संबंधी प्रश्न हल करने के लिए आपको निम्नलिखित 3 नियम ध्यान में रखने होंगे। पहला नियम है कि आयु का अंतर हर वर्ष बराबर रहता है, ठीक है। जितने वर्ष मतलब उम्र बढ़ेगी आयु का अंतर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। दूसरा नियम है कि 2 व्यक्तियों के लिए आयु का जोड़ समय का 2 गुना बढ़ेगा या घटेगा। यदि 2 व्यक्तियों की अपन बात कर रहे हैं तो 2 व्यक्तियों का योग जो है आयु का वो भी डबल होगा, 2 गुना होगा, ठीक है, या तो बढ़ेगा या घटेगा। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम वो क्या है कि जिस समय का अनुपात दे रखा है, यानी अनुपात हमें जिस समय का दे रखा है, आयु का जोड़ भी उसी समय का होना चाहिए, ठीक है। ये 3 दोस्तों नियम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो आयु संबंधी प्रश्न एक भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि 10 वर्ष पहले राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:1 था और आज से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वो 80 वर्ष होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखो 10 वर्ष पहले अनुपात कितना दे रखा है 4:1, ठीक है। और आज से 10 वर्ष बाद आयु का योग, 10 वर्ष बाद आयु का योग कितना दे रखा है 80 वर्ष, ठीक है। तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि अनुपात जिस समय का दे रखा हो हमें योग भी उसी समय का चाहिए, ठीक है। तो पहले तो अपन देखो वर्तमान योग ज्ञात करेंगे। वर्तमान आयु का योग कितना है कि देखो 80 वर्ष तो 10 साल बाद है, ठीक है। आज आयु कितनी होगी दोनों की, तो 80 में से क्या घटाएंगे अपन 20 वर्ष, क्योंकि 10 वर्ष एक व्यक्ति की आयु कम करेंगे तो 2 व्यक्ति कितनी होगी 20 वर्ष। तो इसका मतलब दोनों की आयु का योग वर्तमान में कितना है 60 वर्ष, ठीक है। लेकिन हमें अनुपात किसका दे रखा है 10 वर्ष पहले का, तो हमें 10 वर्ष पहले की आयु का योग याद करना है। 10 वर्ष पहले आयु का योग, तो देखो वर्तमान में 60 है तो 10 साल पहले कितनी होगी 20 और कम कर दो, क्योंकि 2 व्यक्ति ना, तो समय का 2 गुना कम करना है, तो कितनी होगी 40 वर्ष। तो दोनों की आयु का योग 10 वर्ष पहले कितना था 40 वर्ष। पूछा किसकी है राम की आयु, तो देखो राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो 40 है 10 वर्ष पहले आयु का योग, ठीक है। 40 किसके अनुपात के बराबर है 4:1 है, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 5। और इंटू पूछा है राम की आयु, तो राम की आयु का अनुपात कितना है 4, तो 40/5 × 4 कितना आएंगे 5 × 40 और 8 32, तो 32 वर्ष। तो 32 वर्ष तो क्या आई है 10 वर्ष पहले की आयु आई है, ठीक है। पूछा क्या वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु मतलब 10 साल और जोड़ दो कितनी हो जाएगी 42 वर्ष। इसका मतलब राम की वर्तमान आयु क्या है 42 वर्ष, ठीक है। ऐसे हल करना है आपको। तो दूसरा प्रश्न है कि यदि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। यदि आज से 6 वर्ष पहले उनकी आयु के मध्य अंतर 28 वर्ष का था तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो हमें पहले तो दे रखा है कि वर्तमान आयु का अनुपात, तो देखो वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 7:3, किसकी राम और श्याम की। तो राम की आयु 7 है और श्याम की आयु कितनी है मान लेते हैं 3 अनुपात, ठीक है।
अब अगर 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अंतर है, 6 वर्ष पहले अंतर कितना था, 28 वर्ष। तो दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि अंतर हर वर्ष समान रहता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास अंतर कितना है अनुपातों का, 7 और 3 का अंतर कितना है, 4 का। तो 4 के बराबर अंतर कितना दे रखा है, 28। और पूछा क्या है कि राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, 7 है। तो इंटू कर दो 7 से, काटो इसको, 4 7 28, 7 7 7 49। इसका मतलब राम की वर्तमान आयु कितनी होगी, 49 वर्ष, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कि यदि वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:3 हो, ठीक है। वर्तमान में अनुपात कितना है, 2:3, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु के मध्य अनुपात 3:4 होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 3:4। तो पूछा है कि राम की और श्याम की आयु कितनी होगी वर्तमान, ठीक है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, पहले तो बेसिक बताता हूँ आपको। बेसिक क्या है कि वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3, तो अनुपात को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2x/3x, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात ये हो जाएगा। तो देखो राम की भी आयु कितनी बढ़ेगी, 4 वर्ष, तो वर्तमान आयु में 4 साल जोड़ देंगे। उसी प्रकार श्याम की भी आयु क्या है, 4 वर्ष बढ़ेगी, तो श्याम की वर्तमान आयु में 4 वर्ष जोड़ेंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। अब करना क्या, आपको वज्र गुणा करना है, ठीक है। तो 3x प्लस 4 को 3 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 3 के 9x प्लस 3 चौक 12 बराबर 4 दूनी 8x प्लस 4 चौक 16, ठीक है। अब देखो 8x इधर है, इधर कितने हैं, 9x इधर है, 8x, तो ये 8x इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो 9x में से 8x के कितने बचे, 1x बराबर इधर 16 प्लस में और 12 बराबर के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो कितने बचेंगे, 4, ठीक है। तो x का मान आएगा 4। अब पूछा क्या है, सपोज करो अगर राम की आयु पूछे, तो राम की आयु कितनी है कि 4x का मान है, और राम की आयु कितनी मानी हमने, 2x। तो 4 × 2 बराबर कितने हो जाएगी, 8 वर्ष। और उसी प्रकार अगर श्याम की बात करें, तो श्याम की आयु कितनी होगी, 4 × श्याम का अनुपात कितना है, 3 है ना वर्तमान आयु का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 12 वर्ष। तो ये तो था बेसिक। अब अगर बात करें ट्रिक की, तो देखो दोस्तों ट्रिक क्या होगी, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमें अनुपातों का अंतर देखना है कि समान है या नहीं है। तो पहले इधर देखो वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3, और 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। अब इन दोनों में अंतर देखो, 2 और 3 में अंतर कितने का, 1 का। 3 और 4 में भी अंतर कितने का, 1 का। अगर अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1 अनुपात बराबर कितना अंतर है, 1 का, ठीक है। 1 अनुपात बराबर कितना अंतर है, सॉरी 4 का, क्योंकि हमें देखो अनुपात कितने साल का दे रखा है, 4 साल बाद का दे रखा है, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर अंतर कितना है, 4 का। तो राम की आयु कितनी होगी, 4 × वर्तमान आयु कितनी है, 2 अनुपात है ना, 4 × 2 बराबर 8 साल। और श्याम की आयु कितनी होगी, 4 × 3 बराबर 12 साल, ठीक है। अब अनुपात इसमें तो चलो समान है, अगर समान नहीं हो तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा पहला जो वीडियो है, ठीक है ना, वो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया कि अनुपात अगर समान नहीं हो तो उसको समान कैसे करते हैं। चलो वैसे भी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन लिखता है कि यदि R और S की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है, और 10 वर्ष पहले उनकी आयु के मध्य अनुपात कितना है, 3:1, तो R की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखो दोस्तों कि हमें पहले तो वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु कितनी है, 2:1, यानी R और S की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:1, ठीक है। और 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले अनुपात कितना दे रखा है, वो है 3:1, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक बात देखो, अगर मैं इसको ट्रिक से करवाऊँ, ठीक है, तो ट्रिक के लिए आपको क्या देखना है, अनुपात का अंतर देखना है कि सेम है या नहीं है, ठीक है। तो देखो वर्तमान आयु में क्या है कि 2:1, कितने का अंतर है, 1 का। और 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 3:1, तो अंतर कितने का है, इसमें आ रहा है 2 का। अनुपात में अंतर सेम नहीं है ना, तो पहले तो सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले अनुपात में देखो अंतर कितने का है, 1 का अंतर है ना, 2 और 1 में। और नीचे वाले अनुपात 3:1 में अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि वज्र गुणा करना है कि इसमें 2 का अंतर है, तो 2 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 2:1 से, और 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो देखो नया अनुपात क्या जाएगा कि इसको अपन को गुणा किससे करना है, 2 से। 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, अनुपात 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 2। अब 10 वर्ष पहले की अनुपात था ना, 10 वर्ष पहले का, उसका अनुपात कितना है, 3:1 ना, उसको 1 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 3:1 आएंगे। अब देखो अंतर सेम है, 4 और 3 में अंतर कितने का है, 1 का। 2 और 1 में भी अंतर कितने का, 1 का।
तो देखो 1 अनुपात बराबर कितना अंतर दे रखा है हमें, वर्तमान और 10 साल बाद की आयु दे रखी है ना, तो मतलब 10 वर्ष का अंतर दे रखा है। तो 1 अनुपात बराबर कितने हैं, 10 वर्ष का अंतर है। और पूछा क्या है कि राम की वर्तमान आयु क्या है, तो देखो राम की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखो 1 अनुपात बराबर 10 है और राम की वर्तमान आयु कितनी है, 4 है ना, तो इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी, 40 वर्ष। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है कि यदि विवेक और राम की 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 3:4 था, 4 साल पहले की अनुपात है, ठीक है, तथा 6 वर्ष बाद मतलब आज से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 होगा, तो विवेक की वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखो पहले अपन को दे रखा है कि 4 वर्ष पहले अनुपात क्या था, विवेक और राम की आयु का, विवेक और राम, तो 4 वर्ष पहले अनुपात था हमारे पास 3:4। ठीक है। और वर्तमान से 6 वर्ष बाद है, वर्तमान से 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 14:17। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और पूछिए क्या विवेक की आयु कितनी होगी वर्तमान। तो इसको पहले तो आपको देखना है कि देखो अंतर सही में क्या, 3 और 14 में कितने अंतर है, 11 का, 4 और 17 में अंतर कितना है, 13 का, अंतर समान है ना। तो पहले तो अपन को अनुपातों को समान अनुपात में करना पड़ेगा, अंतर समान करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ट्रिक है, पहले क्या करना है कि देखो 3 और 4 में अंतर कितने का है, 1 का, है ना, और 14 और 17 में अंतर कितने का है, 3 का। तो ऊपर वाले अनुपात को तो 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले अनुपात को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो देखो 4 वर्ष पहले जो आयु है उसका नया अनुपात क्या होगा, तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12। ठीक है। और 6 वर्ष बाद की जिसकी आयु है, 6 वर्ष बाद की आयु, उसका अनुपात किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 14:17। अब देखो अनुपात में अंतर कितने का है, 9 और 14 कितने का अंतर है, 5 का, और 12 और 17 में भी कितने का अंतर है, 5 का। तो 5 अनुपात बराबर हमारे पास अंतर कितना है, टोटल कितनी आयु है, 10 साल, 4 वर्ष पहले की और 6 वर्ष बाद की ना, तो टोटल अंतर कितने का है, 10 वर्ष का। तो 5 वर्ष अनुपात बराबर 10 वर्ष है, 5 अनुपात बराबर 10 वर्ष है ना, तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 10/5 मतलब 2 वर्ष। ठीक है। पूछा क्या है, विवेक की वर्तमान आयु, तो देखो विवेक की वर्तमान आयु क्या होगी, विवेक की वर्तमान आयु, तो देखो 1 अनुपात बराबर 2 है और 4 वर्ष पहले विवेक की आयु कितनी थी, 9, तो इंटू 9, तो 4, विवेक की वर्तमान आयु क्या होगी, 4 वर्ष पहले 9 अनुपात ही था, तो 9 को अपन गुणा करेंगे किससे, 2 से, क्योंकि 1 अनुपात बराबर कितना मान है, 2 का। ठीक है। तो 2 × 9 कितनी होगी, 18, तो 18 वर्ष आयु होगी किसकी, विवेक की, लेकिन 4 वर्ष पहले। पूछिए अपन को वर्तमान है तो 4 वर्ष और जोड़ दो, तो कितनी आयु जाएगी, 22 वर्ष। तो विवेक की वर्तमान आयु कितनी होगी, 22 वर्ष। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि एक पिता वर्तमान में अपने पुत्र की आयु से के 3 गुने से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है। वर्तमान में क्या है कि पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। ठीक है। 3 वर्ष बाद जो है पिता की आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो बताओ पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छा है, कैसे हल करेंगे इसको, पिता है ये पुत्र है। ठीक है। अब इसने लिखा है कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 वर्ष 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो पुत्र की आयु सपोज करो वर्तमान में कितनी है, x। ठीक है। तो पिता की आयु कितनी होगी, 3 गुना मतलब 3x और उससे 3 वर्ष अधिक है। ठीक है। अब देखो 3 वर्ष बाद क्या होता है, 3 वर्ष बाद ये क्वेश्चन लिखता है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो 3 वर्ष बाद देखो पुत्र की आयु कितनी होगी, x + 3। ठीक है। तो पिता की आयु भी कितनी होगी, 3x + 3 तो ही है, उसमें 3 और जोड़ दो 3 वर्ष बाद। ठीक है। बराबर क्या होगा कि पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है। तो पहले इसको 2 से गुणा करेंगे फिर 10 जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसको सरल करो, इधर तो हो गए कितने, 3x + 6 हो गए ना, 3 + 3, और इधर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2 × 3 6 और +10। ठीक है। अब देखो इधर तो 3x है, ये 2x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या बचेगा, x बराबर इधर देखो ये इधर कितने हो गए, 10 और 6 16, तो प्लस के, और 6 उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो कितने बचेंगे, 10। तो x का मान आ गया हमारे पास कितना, 10। अब पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु देखो कितनी है, 3x + 3 है ना, तो पिता की देखो वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की वर्तमान आयु
3x+3, तो 3 और x का मान कितना आया था 10, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितने करेंगे 3 वर्ष, तो कितने होंगे 33 वर्ष। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु होगी 33 वर्ष। तो अब बात करते हैं अपन समानुपात की। समानुपात क्या होता है दोस्तों, कि देखो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब दो अलग अलग अनुपात आपस में बराबर होते हैं, जब दो अलग अलग अनुपात आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे A/D यानी A अनुपात B जो है बराबर किसके होगा C/D, मतलब C/D के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD बराबर क्या होगा BC, यानी A और D जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा AD। तो AD इक्वल टू किसके हैं BC के। तो ये क्या होता है समानुपात, यानी इसमें दो अनुपात है ना, जो A और D है वो किसके बराबर होने चाहिए B और C के। ठीक है, मल्टीप्लाई। चलो इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं अपन। हमारे पास क्वेश्चन है कि 18, 12, 21 का चतुर्थानुपाती क्या होता है। देखो चार अनुपात हो गए ना A B C D, तो हमें क्या करना है चतुर्थानुपाती। तो हमें दे रखा है देखो 18 अनुपात 12 समानुपात 21 और चौथा अनुपात नहीं दे रखा ना, तो इसको मान लेंगे अपन x। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है समानुपात का कि AD इक्वल टू किसके होते हैं BC के। ठीक है, तो AD कितना है 18 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से, कितना हो जाएगा 18x बराबर BC कितना है 12 × 21। ठीक है, अब x का मान ज्ञात कर लो, चतुर्थ अनुपात क्या करना है, तो x का मान ज्ञात कर लो। x का मान क्या है कि 12 × 21/18। ठीक है, अब इसको काटो आप, तो देखो 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 दियाँ 18, 3 से काटेंगे तो 3 7 है 21 और 2 7 है 14। तो इसका मतलब चतुर्थ अनुपाती क्या होगा 14। ठीक है, एक अनुपात और देखते हैं। देखो कि हमें दे रखा है कि 5, 8, 10 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। ठीक है, तो देखो हमारे पास है 5 अनुपात 8 समानुपात 10 और अनुपात x, क्योंकि चौथा अनुपाती पूछा ना, चौथा अनुपात x मान लो। अब फॉर्मूला क्या होता है AD गुणा BC। ठीक है, तो A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आएंगे 5 × x 5x बराबर 8 × 10 मतलब 80। ठीक है, या इसको ऐसे लिख देंगे 8 गुणा 10। ठीक है, अब करना क्या x का मान ज्ञात कर लो कि 8 × 10/5, तो 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10 2 बार, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे 16। तो इसका मतलब 5, 8 और 10 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा 16। ठीक है, ये तो हो गई बात चतुर्थ अनुपाती की। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 16,36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। अब देखो दोस्तों, अगर तृतीय अनुपाती की बात करें तो अपन देखो 16 और 36 को ऐसे लिखेंगे 16 अनुपात 36, समानुपात भी कितने लिखेंगे 36 और अनुपात x। तृतीय अनुपाती अगर पूछे तभी अपन को भी क्या ज्ञात करना है चतुर्थ अनुपाती ही ज्ञात करना है। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे कि A गुणा D, A को D से मल्टीप्लाई कर दो 16 गुणा x और B गुणा C, तो B को C से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 36 गुणा 36। ठीक है, तो पहले x का मान ज्ञात कर लो, x का मान कितना होगा 36 गुणा 36/16। ठीक है, अब इसको काटो, कैसे काटेंगे 4 से काट दो, 4 9 36 और 4 चौक 16। ठीक है, और 4 से काट दो 36 को, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 × 9 कितने होंगे 81। तो इसका मतलब 16 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा हमारे पास 81। ठीक है, अब देखो बात करते हैं दोस्तों विविध प्रश्नों की जो हमारे रह गए हैं। तो विविध प्रश्नों में देखो पहला प्रश्न है कि 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कीमत 260 रुपये है। ठीक है, अगर अपन 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब खरीदे ना तो कितने रुपए लगेंगे 260। अब आगे लिखता है कि एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात, एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट की कीमत का अनुपात कितना है 5:2। तो पूछा है कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कीमत कितनी होगी। तो देखो दोस्तों हमारे पास ट्यूबलाइट और बल्ब है। ठीक है, उनका अनुपात दे रखा है क्या कि एक तो अपन खरीद रहे हैं 4 ट्यूबलाइट और बल्ब कितने खरीद रहे हैं 3, तो 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब खरीद रहे हैं और उनकी कीमत का जो अनुपात है कितना है 5:2। ठीक है, सपोज करो कि एक ट्यूबलाइट कितने रुपए की आती है 5 रुपए की और एक बल्ब कितने रुपए का आएगा 2 रुपए का। ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखो अनुपात के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे, तो देखो 4 ट्यूबलाइट के कितने रुपए लगेंगे 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपये और 3 बल्ब के कितने लगेंगे 2 रुपये के हिसाब से 6 रुपये। ठीक है, तो अब देखो कि हमारे रुपए एक्चुअल में लगेंगे कितने हैं 260 लिख रखा है ना, कि 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कीमत कितनी है 260। तो 260 किसके बराबर है, अनुपात कितना हमारा 20:6 है ना, यानी 26 के बराबर है। ठीक है, तो 26 के बराबर कितने हैं 260, तो एक अनुपात बराबर कितना होगा 26 में 260 का भाग दे तो कितना होगा 10। ठीक है, मान लो 10 रुपये आ गए।
अब पूछा क्या है कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की कीमत क्या होगी। अब देखो ट्यूबलाइट कितनी है, वो है 1 और बल्ब कितने हैं 6। अब देखो इनका कीमत का अनुपात कितना है 5:2। इसका मतलब ट्यूबलाइट की कीमत कितनी होगी 5, क्योंकि एक ही ट्यूबलाइट खरीदनी है और एक ट्यूबलाइट की कीमत कितनी होती है अनुपात में 5। और इसी प्रकार बल्ब कितने खरीदनी है 6 और एक बल्ब की कीमत कितनी होती है 2 रुपये, तो कितने हो गए 12। तो टोटल कितने हो गए 12 और 5 17। तो देखो कि एक ट्यूबलाइट प्लस 6 बल्ब की कीमत कितनी होगी कि हमारे पास टोटल कितने हैं 12 और 5 17 हो गए ना। एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब का टोटल जो कीमत का अनुपात निकाला अपन ने वो कितना हुआ है 17। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 17 अनुपात बराबर कितना होगा मान 170। तो कहने का मतलब है कि एक ट्यूबलाइट और 6 बल्ब की जो कीमत लगेगी कितनी लगेगी 170 रुपये। ठीक है, देखो इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है कि 5 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कीमत कितनी है 390 रुपये। ठीक है, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात कितना है 2:1 है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि 5 तो ट्यूबलाइट है और बल्ब कितने हैं 3, तो 5 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब ये तो है वस्तु। ठीक है, उनकी कीमत है 390 रुपये। अब अपन को कीमत का अनुपात दे रखा है कि एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात कितना है 2:1। ठीक है, अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 ट्यूबलाइट 2 रुपये के हिसाब से अगर अपन खरीदे तो कितने रुपये लगेंगे 10, और इसी प्रकार 3 बल्ब 1 रुपये के हिसाब से खरीदे कितने रुपये लगेंगे 3। तो इसका मतलब 13 अनुपात हो गया हमारे पास। योग अगर करें अपन कितना होगा 13, तो 13 अनुपात बराबर कितने हो गए 390 रुपये। ठीक है, 13 अनुपात के बराबर हमें रुपये दे रखे हैं कि 5 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब की कीमत कितनी है 390 रुपये। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना मान होगा 390 में 13 का भाग दे दो तो 39 मतलब 30 रुपये। 1 अनुपात का मान कितना आएगा 30 रुपये। अब देखो दोस्तों पूछा क्या है, पूछा है 2 ट्यूबलाइट और 4 बल्ब की कीमत क्या होगी। तो देखो 2 ट्यूबलाइट और 4 बल्ब की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों कि ट्यूबलाइट है हमारे पास कितने 2 और बल्ब कितने हैं 4। ठीक है, और एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत का अनुपात कितना है 2:1। तो पहले तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 कितने हो गए 8। तो देखो 1 अनुपात बराबर कितने हमारे पास मान 30 है ना, तो यहाँ पर अनुपात कितने हो गए टोटल 8, तो 8 अनुपात बराबर कितने होंगे 240 रुपये। तो इसका मतलब है कि 2 ट्यूबलाइट और 4 बल्ब की कीमत कितनी होगी 240 रुपये। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि गत वर्ष के एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न रेशो से रिलेटेड पूछे गए थे। आइए उन्हें हल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो कि द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स वाई एंड जेड आर 16:12:9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी खर्चों का अनुपात है एक्स वाई जेड का वो कितना है 16:12:9। ठीक है, एंड देयर सेविंग आर 20%, 25% एंड 40% ऑफ देयर इनकम। और उनकी जो बचत है वो कितनी है आय का 20%, 25% और 40% क्रमशः। ठीक है, अब आगे लिखता है कि इफ़ द सम ऑफ देयर इनकम ऑफ ₹3060, यदि उनकी आय का जो योग है वो अगर टोटल 3060 है तो फाइंड वाई की सैलरी है। तो अपन को वाई की सैलरी बतानी है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे कि हमें दे रखा है कि देखो पहले तो खर्चों का अनुपात दे रखा है कि खर्चों का अनुपात क्या है एक्स वाई और जेड का कितना है 16:12:9, 16:12:9। अब ये क्वेश्चन लिखता है कि उनकी जो बचत है, बचत कितनी है आय का क्रमशः 20% एक्स बचाता है और 25% वाई बचाता है और 40% जेड बचाता है। तो देखो दोस्तों एक बात है कि जब ये 20% बचत करता है इसका मतलब खर्च कितना करता है 80%। ठीक है ना, क्योंकि आय में से जो बचत घटाते हैं अपन तभी तो अपने पास क्या आता है खर्च आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x का जो खर्चा है मान लो 16 रुपये है, 16 अनुपात ना 16 रुपये, ये किसके बराबर है 80% के बराबर, क्योंकि इसने 20% तो बचाया है ना, तो खर्च कितना किया है 80%। तो 16 बराबर है किसके 80% के, तो इंटू 100%, तो इसकी आय कितनी होगी देखो, तो 16 पंजो 80 और 20 पंजो 100, तो मतलब इसकी आय कितनी होगी हमारे हिसाब से कितनी होगी 20 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार y की बात करते हैं तो y का खर्चा कितना है 12 रुपये है ना, सपोज करो 12 अनुपात है मतलब 12 रुपये मान लो, इसके बराबर है 75% के बराबर। क्यों 25% तो इसने बचाए हैं, तो 75% बराबर कितने हो गए, तो देखो 25 × 75, 25 चौको 100 और 3 चौक 12, 4 चौक 16, मतलब इसकी आय होगी मान लो 16 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार जेड की बात करते हैं तो देखो जेड का खर्चा कितना है 9 रुपये ना, किसके बराबर है 60% के बराबर। क्यों 40% तो इसने बचाए हैं। ठीक है, तो इंटू 100 तो कितना हो गया देखो
3 से काटो इसको, 3 तिया 9 और 3 से काटेंगे कितने आएंगे 20 और 20 पंजू 100, 5 3 15, तो इसका मतलब इसकी आय कितनी होगी 15 रुपये। अब देखो हमारे हिसाब से टोटल आय कितनी हो रही है 20 और 16 36, 36 और 15 कितने हो गए 51, ठीक है। तो हमारे हिसाब से टोटल इनकी आय कितनी है 51, और 51 के बराबर हमारे कुल आय कितनी दे रखी है 3060। और पूछा क्या है वाई की सैलरी बताओ कितनी है, तो वाई की देखो सैलरी का अनुपात कितना है 16 ना, हमने आय का अनुपात याद कर लिया कितना है 16, तो वाई का अनुपात कितना है 16। अब इसको घटो तो देखो 51 का भाग अगर अपन दें 306 में कितनी बार जाएगा पूरा 6 बार जाएगा, ठीक है। और शून्य कितने हो गए 60, 60 को आप 16 से मल्टीप्लाई करो कितने हो गए 960, इसका मतलब वाई की जो सैलरी है वो कितनी होगी 960 रुपये, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है जो आया हुआ है एग्जाम में कि द रेशो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 3:7:4, ठीक है। आय का अनुपात तो है 3:7:4 एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और खर्चों का अनुपात है 4:3:5, ठीक है क्रमशः। अब लिखता है कि इफ़ ए सेविंग या ए सेव्स ₹300 आउट ऑफ ₹2400 फाइंड द सेविंग ऑफ बी। ये लिखता है कि यदि ए 300 रुपये बचाता है किस में से 2400 में से, इसका मतलब ए की आय कितनी है 2400, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि सेविंग ऑफ बी, तो बी की बचत ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हमें आय दे रखी है, तो देखो पहले ए की बात करते हैं कि ए की जो आय है वो कितनी है 2400 रुपये है, ठीक है। ए की आय कितनी है 2400 रुपये, और ए की बचत कितनी है 300 रुपये, इसका मतलब ए का खर्च कितना होगा 2100 रुपये, ठीक है। आय में से अगर बचत घटा देंगे तो क्या आ जाएगा खर्च आ जाएगा 2100 रुपये, ठीक है। अब देखो अनुपात कि ए की आय का अनुपात कितना है, ए की आय का अनुपात है वो है 3, ठीक है। और बचत है उसका अनुपात हमें चाहिए नहीं, और खर्चों का अनुपात है वो दे रखा है कितना है 4, खर्चों का अनुपात है 4, ठीक है। ये तो है ए का। अब अगर अपन बात करें बी की, तो बी के देखो आय का अनुपात कितना है 7 और खर्चों का अनुपात कितना है वो है 3, ठीक है। अब देखो कि ए की आय 2400 रुपये किसके बराबर है 3 अनुपात के बराबर, तो बी की आय 7 अनुपात बराबर कितनी होगी, तो देखो पहले बात करें बी की आय की, तो देखो ए की आय 2400 रुपये है किसके बराबर है 3 अनुपात के बराबर, तो बट्टा 3 इंटू बी की आय कितनी है 7 अनुपात, तो 7 अनुपात बराबर कितनी आय होगी, काटो इसको 3 अंठा 24, 800, 800 को 7 से मल्टीप्लाई करो कितने आ गए 5600। अब बात करते हैं खर्च की, तो बी का खर्च कितना है, तो देखो ए का खर्च है वो है 2100 रुपये, ठीक है। तो 2100 बराबर है किसके 4 अनुपात के बराबर, ठीक है। इंटू बी का खर्चा कितना है 3 अनुपात, तो 3 अनुपात बराबर कितने होंगे, इसको काटो आप, पहले 4 का भाग दो, 4 पंजा 20, बच गए कितने 1 10 हो गया, 4 दूनी 8, बच गए कितने 2 20 हो गया, और 4 पंजा 20, 525, 525 और 3 से गुणा कर दो कितना हो गया 1575, ठीक है। तो बी का खर्चा हो गया 1575। अब बात करते हैं बी की बचत की, तो बी की बचत कितनी होगी, देखो कि आय में से आप खर्चा घटा दो, ठीक है। तो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, और 5 में से 5 गए 0, और 5 में से 1 गए 4, तो बी की टोटल बचत कितनी होगी 4025 रुपये, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है कि ABC alone completed a piece of work in 30, 50 and 70 days, यानी ए बी और सी जो है अलग अलग जो कार्य है वो कर्म से 30 दिनों 50 दिनों और 70 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिखता है कि द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच डे, प्रतिदिन की सैलरी का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 4:3:2। आगे लिखता है कि इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए इज ₹144, यदि ए की कुल आय 144 रुपये हो, फाइंड टोटल इनकम ऑफ बी, तो बी की कुल आय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है 3 व्यक्ति है ABC, तीनों जो काम है वो कितने दिन में करते हैं, हमारे पास टाइम दे रखा है कि ए काम 30 दिन में करता है, बी 50 दिन में और सी 70 दिन में, ठीक है। और उनकी सैलरी क्या है पर डे की, सैलरी पर डे, सैलरी का जो अनुपात दे रखा है वो है कितना हमारे पास है, सैलरी का अनुपात दे रखा है देखो कि 4:3:2, ठीक है। सैलरी का अनुपात है 4:3:2। अब देखो सैलरी को अगर हम मल्टीप्लाई करें कि सपोज करो कि ए ने 30 दिन काम किया और एक दिन उसको सैलरी कितनी मिलती है 4 रुपये, तो 30 दिन की सैलरी कितनी होगी 120 रुपये। इसी प्रकार बी की 50 या 150 रुपये और सी की होगी 140 रुपये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखता है
कि इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए इज़ रुपीज़ 144, यदि ए की कुल आय 144 रुपये हो, तो देखो ए की आय 144 है, किसके बराबर है? ए की आय हमने कितनी याद की है? इनकम 120, तो 144 किसके बराबर है? 120 के बराबर। तो पूछा क्या है? टोटल इनकम ऑफ बी, तो बी की कुल आय कितनी होगी? तो देखो बी की आय का अनुपात कितना है? 150, तो 150 ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अब काटो इसको, 0 से 0, 12 का भाग 12 144 में देंगे कितनी बार जाएगा? 12 बार, और 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे? 180। इसका मतलब बी की जो सैलरी है, मजदूरी है, वो कितनी होगी? 180 रुपये। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर कल अपन वापस मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको किन विषयों में प्रॉब्लम हो रही है, या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको और अभ्यास की आवश्यकता है तो मैं एक वीडियो और बना के अपलोड कर दूंगा। तो देखते रहिए, ठीक है।